हुआ है क्यूब या क्यूबॉइड, उस कंडीशन में जो इफेक्टिव प्रॉपर्टी इसके पास है वो कौन सी होगी भाई? सो दिस इज अ क्यूब, तो इसमें इसके पास वॉल्यूम इसका इफेक्टिव हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? ठीक। अब हम लोग इसी पर तीनों के लिए एक एक करके इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो इसमें क्या होगा। तो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी। अब ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ से ऑब्जर्व किया या हमको कैसे पता चला? तो इसके लिए देखो, अगर आपने ये चीज़ कभी देखी भी होगी कि अगर एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ से हमें कोई तार लेकर के जाना है। अपने इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पूरा हर गांव में, हर घर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो सब किसके बेसिस पर है? जगह जगह पे ऐसे पोल्स लगे हुए हैं, उन्हीं पोल से ऐसे तार पास कराया जाता है, ये सब आपने देखा ही होगा। तो यहाँ से जो तार अगर ऐसे सिंपल स्ट्रेट आपने जोड़ा है, कुछ समय के बाद वो ऐसा हो जाता है। बोलो यार। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने तार को यहाँ बांधा था, तार को यहाँ बांधा था, तो ये तार आखिर लटका कैसे? भाई लेंथ तो जो है वो तो फिक्स थी, आपने मतलब दोनों प्लेसेस, इनिशियल प्लेस फाइनल प्लेस तो फिक्स था अपनी जगह पर। उसके बाद भी अगर ये ऐसे लटक गया, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम इंक्रीज इन लेंथ। ठीक। तो यहाँ से चीज़ें दिमाग में आई कि यार इसको जब भी ऐसे कभी हम बांधते हैं, कुछ समय के बाद उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो लोगों ने सोचा आखिर ऐसा कैसे होता होगा। तो फिर पता ये चला कि यार जब पहले बांधा था तो ठंडी थी, और बाद में 1-2 साल बाद देखा तो 1-2 गर्मी तो वो झेल ही चुका होगा वायर। तो उस गर्मी में वो तो वायर ऐसे पड़ा हुआ है, अब वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर राइज के कारण उसकी लेंथ में भी क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। जो इसमें चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ओरिजिनल लेंथ। कहने का मतलब अगर ये एक रॉड है, ये रॉड मान लो 10 सेंटीमीटर की है, तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm, 2 mm, 5 mm। इसमें इंक्रीमेंट कभी भी 1 मीटर का नहीं हो सकता। जब ये खुद ही 10 सेंटीमीटर की है तो इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो सकता है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 mm। बात समझ आ रही है? ठीक। लेकिन अगर यही रॉड होती 1 किलोमीटर की, उसमें अगर हम इंक्रीमेंट की बात करते तो उसमें हो सकता है 10-5 मीटर तक इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि उसकी लेंथ पहले ज़्यादा थी। तो कहने का मतलब जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसमें इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। बात समझ आई? फिर ये बोला गया कि दिस चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज ऑल्सो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, लेंथ में इंक्रीमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। ऑन कंबाइनिंग दीज टू वी हैव L प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है अल्फा। कांस्टेंट क्या होता है? अल्फा। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था, साइन था, और ये क्या है? इट इज अल्फा। इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कुछ बात समझ में आई? क्लियर एकदम? तो सब लोग हेडिंग डालिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डायग्राम बना लीजिए रॉड का और उसको लिख डालिए। अभी सिर्फ रॉड के लिए करिए, बाकी बाद में। लिख लिया बेटा? अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करो, मतलब अल्फा को डिफाइन करो, तो बोलो अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू
डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो अगर अल्फा डिफाइन करने की बात की जाएगी तो क्या डिफाइन करेंगे आप? हाँ, ये भी ठीक है। इसको और थोड़ा अच्छा अगर हम बनाना चाहें तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज 1 यूनिट, देन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब क्या कि अगर लेंथ 1 हो, डेल्टा टी 1 हो, तो यही जो अल्फा है वो डेल्टा एल के बराबर है। बात समझ आई? तो जल्दी से लिखिए इसको। इट इज इक्वल टू coefficient of linear expansion is equal to increase in length of rod of unit length when its temperature is raised by 1 degree Celsius. Its temperature is raised by 1 degree Celsius. ठीक है? यूनिट क्या होगा बेटा इसका? यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट लिख लीजिए, पर डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई बात? डेल्टा एल मीटर में कैंसिल हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोलो या पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, आगे देखिए। सेम चीज अगर हम लोग इस बार किसी रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो रेक्टेंगुलर पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा और इजी कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप स्क्वायर में समझ सकें। अगर ये रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर प्लेट होगा तो इसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये डिस्कशन स्क्वायर के लिए ही कर लेते हैं। अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो बोलो इसका जो एरिया है दैट एरिया विल बी एल स्क्वायर, अदरवाइज एरिया एल भी होता, पता है सबको। ठीक, यहां पर बेटा जो इंक्रीज इन एरिया होगा दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया ऑफ द प्लेट, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन इस बार हटेगा, तो इसकी जगह पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या है? बीटा। पिछली बार क्या आया था? अल्फा। इस बार क्या है? बीटा। ये बीटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या इसी को आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। मतलब एरिया में एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। बात समझ आई? जल्दी से हेडिंग डालिए, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। उसमें प्लेट बनाइए, स्क्वायर प्लेट। इसका कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर इज 1, देन चेंज इन द एरिया विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लिखिए जल्दी से। इट इज इक्वल टू
it is equal to increase in unit area of, it is equal to increase in unit area of lamina, यूनिट एरिया ऑफ लेमिना। आपको अगर याद हो तो मैंने लेमिना के बारे में पहले भी आपको बताया है। लेमिना कोई भी 2D बॉडी होती है। कौन सी बॉडी? 2D बॉडी। क्योंकि एरिया में इंक्रीज तो ट्रायंगुलर प्लेट में भी हो सकता है, सर्कुलर प्लेट में भी हो सकता है, इवन कोई भी प्लेट होगी तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा एरिया में ही होगा। बात समझ आ रही है? तो यूनिट एरिया ऑफ लेमिना व्हेन इट्स टेम्परेचर is raised Celsius, when its temperature is raised by 1 degree Celsius, ठीक है, बीटा से डिनोट करते हैं, इसका भी यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस। समझ आई बात? थर्ड भी बेटा एकदम सेम है। चेंज इन द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, similarly proportional to change in temperature. So delta V is equal to gamma V into delta T. इस बार गामा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिख लीजिए जल्दी से, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिख लिया। डेफिनेशन एकदम सेम टाइप का है, जल्दी से लिखिए। इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, increase in unit volume of solid when its temperature is raised to when its temperature is raised by 1 degree Celsius. Again unit is per degree Celsius. समझ आया? ठीक है। अब अगली चीज़ जो अपने को चाहिए वो है इस अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अब ध्यान से देखो इधर, हमको अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन चाहिए। अल्फ़ा का फॉर्मूला ये है, बीटा का फॉर्मूला ये है, ठीक। बीटा को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा बीटा में रिलेशन चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग अ स्क्वायर प्लेट, ठीक, जिसकी ओरिजिनल साइड कितनी थी? 1। ओरिजिनल साइड कितनी थी? 1। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसकी ये साइड 1 मीटर थी, ये साइड भी 1 मीटर थी, तो ओरिजिनल एरिया कितना था बेटा? 1 स्क्वायर यूनिट रहा होगा। अब अगर 1 इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी अगर हम 1 मान लें, इफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्क्वायर वाज 1 मीटर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो 1 डिग्री सेल्सियस, सो डेल्टा टी हमने कितना मान लिया है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो बोलो जो चेंज इन लेंथ होगा क्या वो अल्फा के बराबर होगा? बोलो भाई, लेंथ अगर 1 माना, डेल्टा टी को भी 1 माना, तो क्या डेल्टा एल अल्फा के बराबर है? पक्की बात है। अल्फा के बराबर होने का मतलब
अगर इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा तो ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या इसकी ये लेंथ बढ़ करके अल्फा बढ़ जाएगी और फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली ये जो ब्रेथ है ये भी बढ़ करके कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, ये भी तो 1 था तो इसमें भी इंक्रीमेंट कितने का होगा, अल्फा का। तो फाइनली ये जो प्लेट है क्या ये कुछ बड़ा हो जाएगा अगर आप इसको हीट करेंगे, मतलब आपने टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो इसका जो एरिया है वो एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये बताइए व्हाट इज द फाइनल एरिया, फाइनल एरिया ऑफ दिस प्लेट A डैश इज 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। इनिशियल एरिया कितना था, सो इनिशियल एरिया A इज 1, देन व्हाट इज चेंज इन एरिया, क्योंकि अगर बीटा चाहिए तो बीटा का फॉर्मूला ही है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी। तो आपने कहा कि सर जो डेल्टा ए है दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ये हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, सो 1 माइनस 1 कैंसल्ड आउट, क्या बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस 1 है ओरिजिनल लेंथ भी 1 है तो अल्फा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। अल्फा क्या था, इंक्रीज इन लेंथ। अब आप खुद बताइए जो इंक्रीज इन लेंथ है क्या वो बहुत बहुत स्मॉल है, अल्फा जो होता है इट इज वेरी वेरी, अभी जब आप न्यूमेरिकल्स में वैल्यू देखेंगे इट विल बी समथिंग लाइक 0.00125, समझ रहे हैं। तो अल्फा जो है वो बहुत बहुत छोटा है, तो क्या अल्फा स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अपने को डेल्टा ए की वैल्यू कितनी मिल गई 2 अल्फा, सो डेल्टा ए की जगह वी कैन राइट 2 अल्फा, व्हाट वाज ओरिजिनल एरिया 1, increase in temperature 1, so we have a relation that beta is equal to 2 अल्फा। समझ में आई बात, बीटा और अल्फा में रिलेशन आ गया। लिखिए कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट, consider a square plate of unit length, square plate of unit length and its temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस। डायग्राम बनाइए, लेंथ फाइनल 1 प्लस अल्फा, पूरी चीज लिख लीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी जल्दी लिखिए फिर। हटा दें इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। इस बार हमको रिलेशन चाहिए अल्फा और
गामा में। तो गामा का मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ से, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। सेम टाइप का डेरिवेशन, कंसीडर अ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ। क्यूब जो हमने माना उसका लेंथ कितना है, यूनिट। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो 1। ठीक, 1 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो बोलो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूब की, कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, बोलो यार। अगर इनिशियल लेंथ उसकी 1 मीटर थी, टेम्परेचर रेंज आपने 1 डिग्री सेल्सियस किया, तो लेंथ कितना बढ़ेगा, अल्फा के बराबर। तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा क्यूब का, 1 प्लस अल्फा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 1 प्लस अल्फा क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 1। सो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। सो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। बोलो यार, अल्फा अगर बहुत स्मॉल है तो अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर ये सभी कैसे हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 अल्फा। ये वैल्यू उठा करके रखो, जैसे रखोगे 3 अल्फा अपॉन 1 इंटू 1। बोलो यार, तो रिलेशन क्या आ गया अपने पास, क्या रिलेशन आया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। समझ आई बात, जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा बहुत सिंपल सी चीज़ है। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा अगर चाहिए तो अल्फा ही रहा, बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा, और गामा की जगह 3 अल्फा। तो फाइनली रेशियो कितना आ गया, 1:2:3। तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन जो आया वो है 1:2:3। तो ये था आपका थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, स्टार्ट करिए। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो सॉलिड में कितने टाइप का एक्सपेंशन हो सकता है। सॉलिड की लेंथ में एक्सपेंशन हो सकता है, सॉलिड के एरिया में एक्सपेंशन हो सकता है, और सॉलिड के वॉल्यूम में हो सकता है। ठीक, अब आज हम लोग लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के केस में बेटा 2 टाइप का एक्सपेंशन होता है। एक तो रियल एक्सपेंशन जो सच में हो रहा है, ठीक, और एक होता है एपरेंट एक्सपेंशन, मतलब जो हमें दिखाई पड़ रहा है, एपरेंट एक्सपेंशन। जैसे कोई भी लिक्विड जो है, आपको पता है उस लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता। तो लिक्विड कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये लिक्विड रखा है इसको हमने ऐसे हीट कर दिया। हमें उस लिक्विड को किसी ना किसी कंटेनर में रखना ही पड़ेगा, बिना उसके हम उसको हीट नहीं कर सकते। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को किसी ना किसी, मान लो अगर ग्लास के कंटेनर में रखा, जैसे मान लो कोई फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस फ्लास्क में आपने कोई लिक्विड रखा, ठीक, यहाँ लिक्विड मान लो भरा है। अब आप इसको हीट करना चाहते हैं। जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि सबसे पहले जो ग्लास है वो ग्लास एक्सपेंड होगा।
बोलो यार, जब आप किसी भी कंटेनर को हीट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हीट कौन लेगा? कंटेनर, यानी कि वो ग्लास। तो सबसे पहले तो सॉलिड का एक्सपेंशन शुरू हो गया। बोलो यार, ग्लास कैसी बॉडी है? सॉलिड बॉडी है। तो जब आपने हीट करना शुरू किया तो एक तो ग्लास खुद एक्सपैंड होगा। जब ग्लास एक्सपैंड होगा तो बोलो ग्लास का वॉल्यूम बढ़ेगा। ग्लास का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वाटर लेवल अपने आप घटेगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वाटर हीट होना शुरू करता है तो वाटर का अपना वॉल्यूम फिर बढ़ता है, तो वाटर में भी एक्सपेंशन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर रियलिटी में देखें तो कितने टाइप के एक्सपेंशन हो रहे हैं? दो। पहला एक्सपेंशन लिक्विड में और दूसरा एक्सपेंशन उस कंटेनर में। कंटेनर अगर हम ग्लास का मान रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर एक एक्सपेंशन लिक्विड में होगा और दूसरा एक्सपेंशन ग्लास होगा, ठीक। लेकिन हम लोगों को अपेरेंटली दूर से दिखाई क्या पड़ता है कि भाई लिक्विड एक्सपैंड हुआ। हमको इतना पता है कि अगर हम इसको वाटर है, मान लो वाटर को बॉईल करेंगे, या सिंपल चाय का एग्जांपल ले लेते हैं। चाय को जब आप बॉईल करते हैं तो चाय ऊपर की तरफ आती है, सबने देखा होगा ये चीज़। तो इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा नहीं बढ़ा ये हमको नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो भगोना जैसे पहले था वही बाद में भी है, वैसे ही रहा। क्योंकि उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन रियलिटी में होता तो है, तो हम रियलिटी में उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। बट हाँ, जब कभी ऐसे देखते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को कंसीडर करते हैं, वो क्या है? एपरेंट एक्सपेंशन, जो कि हम सिर्फ किसका मान के चलते हैं? लिक्विड का। तो बात समझ आ रही है कुछ? अब क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड में आप खुद सोचो, लिक्विड के लेंथ की बात करेंगे, लिक्विड के एरिया की बात करेंगे, या लिक्विड के वॉल्यूम की बात करेंगे? बताइए। अगर लिक्विड है तो लिक्विड का कभी लेंथ सुना है? लेंथ ऑफ दिस लिक्विड, एरिया ऑफ दिस लिक्विड? नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। इसका मतलब हम लोग भी यहाँ पर जो एक्सपेंशन देखने वाले हैं दैट विल बी इन केस ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा इंटू डेल्टा टी। ये कुछ याद आ रहा है? चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड, भाई लास्ट क्लास में तो सॉलिड पढ़ा था। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कंबाइन किया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके कांस्टेंट लाए थे गामा। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ आई कुछ बात? तो कहने का मतलब क्या है कि हमको भी यहां पर दो टाइप का गामा निकालना पड़ेगा। पहला कौन सा? कौन सा? गामा रियल, और दूसरा गामा एपरेंट। समझ आई बात? तो जल्दी से हेडिंग डालिए। और ये चीज आप लोग शायद समझ भी गए होंगे कि अगर हम चेंज इन वॉल्यूम रियलिटी की बात करेंगे, रियल चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, तो रियल चेंज इन वॉल्यूम में बोलो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। क्योंकि रियल में दोनों आते हैं, ग्लास का भी और लिक्विड का भी। तो ये रिलेशन लिख लीजिए, ये डायग्राम बना करके अपने समझने के लिए। लिख लिया? अब देखिए यहां पे ध्यान से, ये जो लिक्विड का एक्सपेंशन है इसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? एपरेंट एक्सपेंशन के नाम से। तो हम लोग यहां पर वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक डेल्टा वी रियल इज इक्वल टू डेल्टा वी फॉर द ग्लास प्लस डेल्टा वी एपरेंट। रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास।
जल्दी से ये रिलेशन लिख लीजिए और हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का मतलब क्या? गामा आर। गामा आर का मतलब खुद बताओ, क्या ये होना चाहिए डेल्टा वी आर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो जल्दी से द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, द रियल increase in volume of the liquid, the real increase in volume of the liquid per unit original volume, per unit original volume per degree rise in temperature is called coefficient of real expansion या gamma r is called coefficient of real expansion। बात समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत इसमें किसी को? नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ये आई थिंक आप लोग लिख लेंगे, सेम डेफिनेशन। फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा भाई इसका, गामा आर का लिख लीजिएगा, ऐसे ही गामा ए का भी फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ डेल्टा वी ए हो जाएगा, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये रिलेशन बेटा समझ आया, ये वाला कि रियल एक्सपेंशन जो है दैट इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास। ये ठीक है ना? अब ये बताइए डेल्टा वी रियल क्या होगा? बताओ वहां से। गामा आर वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी ग्लास क्या होगा? गामा ऑफ ग्लास, वॉल्यूम बोलो वही रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस वही रहेगा। बोलो यार, आप जो वॉल्यूम कंसीडर करते हैं वो तो कंटेनर का ही करते हैं ना, ग्लास का ही। तो जो ग्लास का वॉल्यूम वही लिक्विड का वॉल्यूम। बोलो यार, तो हमने क्या लिखा? वी डेल्टा टी। सिमिलरली एपरेंट की जब बात करेंगे तो गामा ए वी डेल्टा टी। यहां से वी डेल्टा टी पूरी इक्वेशन से कैंसिल, सो वी हैव सिंपल रिलेशन गामा रियल इज इक्वल टू गामा ग्लास प्लस गामा एपरेंट। समझ आया? तो जो रिलेशन वॉल्यूम चेंज में है वही सेम रिलेशन कोफिशिएंट्स में भी है। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? अब हम लोग यार सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला नंबर किसका है? गैसेस के लिए। तो हेडिंग डालिए एक्सपेंशन इन गैसेस। सॉलिड में कितने टाइप का एक्सपेंशन पढ़ा आपने? 3, लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में। अल्फा बीटा गामा उसके कोफिशिएंट्स थे, उनमें रेशियो कितने का था? 1:2:3। फिर आपने लिक्विड के लिए पढ़ा 2,
रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं गैसेस की। देखो गैसेस में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, गैसेस के पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उस गैस का प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर। ये 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी गैस की। और अगर हम लोग उस गैस को आइडियल कंसीडर करें तो फॉर आइडियल गैस वी हैव अ रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर 1 मोल के लिए बात कर लें तो PV इज इक्वल टू RT भी हम लोग ले सकते हैं इफ़ वी आर डिस्कसिंग फॉर 1 मोल। समझ आई बात? तो अगर 1 मोल आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अगर हम कंसीडर करें तो वी हैव अ सिंपल रिलेशन PV इज इक्वल टू RT। किसी भी गैस में देखो सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में क्या था कि हम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों पे काम कर रहे थे, तीनों में हमको इफेक्टिव चेंज दिख रहा था। लिक्विड में जो चेंज दिखा वो सिर्फ किस में दिखा, वॉल्यूम में। सिमिलरली गैसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम में भी चेंज दिख सकता है और प्रेशर में भी चेंज दिख सकता है। समझ आ रहा है? जैसे प्रेशर कुकर का फंडामेंटल ही यही है, वॉल्यूम को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। भाई सोचो जरा, आपको जो चीज़ उसमें दाल पकानी थी, मान लो, या चावल पकाना था, तो आपने क्या किया, दाल चावल पानी वानी भर के उसको अंदर रखा, उसको बंद किया। बंद करने से क्या हुआ, उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। अब आपने उसको नीचे से हीट करना शुरू किया। जब आप हीट करना शुरू करते हैं तो आप उसका क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर अपने आप बढ़ता है। समझ आ रहा है? इसीलिए उसका नाम ही यही है, प्रेशर कुकर। समझ आया ना? प्रेशर का यूज करके हम कुक करने वाले हैं, इसलिए नाम उसका रख दिया गया भाई, प्रेशर कुकर है। कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ 100 डिग्री पे मान लो पकनी थी, उसको प्रेशर बढ़ा करके हमने 70 पे ही पका दिया, ताकि हमारा फ्यूल कम हो गया। बात समझ आई? उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या करने वाले हैं हम लोग, गैसेस में 2 टाइप के वेरिएशन पढ़ेंगे। पहला एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर को बेटा वेरी कराना इजी है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे वेरी कराते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग किस पे करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर तो P ही रहेगा। अब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? आप लोगों ने ये बताइए, आइडियल गैस केमिस्ट्री में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा है। तो बॉयल्स लॉ में आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देन चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बात? अब यही 2 इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, वी कैन राइट इट डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि अपने को रेशियो किसका किसका मिल रहा है, डेल्टा V और V का। और खुद सोचो, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट था गामा, उस गामा का फॉर्मूला भी यही होता है कि डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। बोलो यार, डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कितनी है? सो इट इज डेल्टा T बाई T इंटू डेल्टा T। ये दोनों भी कैंसिल, तो फाइनली जो गामा आया उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई टेम्परेचर। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द गैसेस at constant pressure is equal to 1 upon temperature। समझ आई बात? जल्दी से इसको लिखिए, फिर सेम काम we are going to do for constant volume।
इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, गामा पी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। लिख लिया? समझ आया कुछ या बाउंस हो रहा है? आ रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए, ये जो गामा पी है बेटा, इसको क्या लिखेंगे, लिख लो, गामा पी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर एकदम? अब खुद सोचिएगा, यही सेम काम इसी सेम आइडियल गैस के लिए हम लोग करने वाले हैं, बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इस बार चेंज क्या करेगा, प्रेशर। ठीक, तो आप इस बार क्या लिखने वाले हैं, पहली लाइन तो सेम रहेगी, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आरटी। फिर आप क्या लिखेंगे, एट इसी में लिख दूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो देखिए क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस बार ये जो डेल्टा लगेगा, वो डेल्टा बोलो किस पे लगेगा इस बार, प्रेशर पे, क्योंकि चेंज इस बार प्रेशर होने वाला है और टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा। समझ आ रहा है? आर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, 0.081, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। अगेन इफ वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, वी हैव दिस टाइम डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। एनी डाउट? इस बार क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर। तो इस बार आप क्या निकालने वाले हैं, गामा वी। और गामा वी के केस में अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला क्या होगा भाई, याद करो, सॉलिड के केस में जब लेंथ चेंज हो रहा था तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। जब एरिया चेंज हो रहा था बीटा के केस में तो आपने क्या फॉर्मूला बोला, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो आपने बोला सर डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अब प्रेशर चेंज, सो दिस विल बी डेल्टा पी अपॉन पी डेल्टा टी। इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। भैया इस बार तो वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, तो इस बार जो आप लिख रहे हैं ये क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट। बात समझ आ रही सबको? इसको बेटे निकालेंगे तो डेल्टा P बाई P की वैल्यू फिर से वही है, कटेगा 1 बाई टी फिर से आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम आइडियल गैस की बात करें, सो गामा एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू गामा एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। कुछ समझ आई बात? लिख डालिए। लिख लिया आपने? तो गैसेस में भी भाई एक्सपेंशन कितने टाइप के हो गए, 2।
कौन कौन से? वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड प्रेशर एक्सपेंशन, ठीक है। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देंगे तब क्या होगा? प्रेशर, अगर हम लोग टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट कर देंगे तो आर तो कांस्टेंट होता ही है, टी भी कांस्टेंट कर दिया तो राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप कम होगा। जैसे वो जो पंप होता है साइकिल वाला, हवा भरने वाला, तुमने प्रेशर बढ़ाया तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? या अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक। तो लेकिन उसकी बात यहाँ पे हम नहीं करते, क्योंकि हमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन चाहिए, प्रेशर में एक्सपेंशन चाहिए विद द यूज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने ये दो टाइप के यहाँ पे एक्सपेंशंस पढ़े। कि इस चैप्टर का नाम क्या है? थर्मल। वी आर इंटरेस्टेड। और अगर टेम्परेचर एक्सटेंड कर दिया तो फिर हीट का कोई मतलब नहीं है। बात समझ आई? अगले चैप्टर में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट करने से क्या होगा, प्रेशर से वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक, तो वो सब वहाँ हम लोग फुल डिटेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ हीट अप्लाई करके ये देखना था कि वॉल्यूम में चेंज आएगा या प्रेशर में आएगा। तो दोनों की अलग अलग कंडीशंस थी, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर आपने जो रखा है, उस ज्यादा टेम्परेचर पे गामा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम होगी। इफ टेम्परेचर इज हाई, गामा वैल्यू विल बी लेस इन केस ऑफ गैसेस। बाकी अभी तक आपने जितने भी पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा, चाहे सॉलिड के लिए हो चाहे गामा लिक्विड के लिए हो, दैट वाज कांस्टेंट। बोलो यार, वो कैसा था? कांस्टेंट। एक किसी टेम्परेचर पे दैट वाज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे देन दैट विल डिक्रीज। फिलहाल नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो अब अपने को ये पढ़ना है भाई कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है डेंसिटी पर। तो एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर कैपिटल T, अगर मान लो कैपिटल T टेम्परेचर पे वॉल्यूम V था, तो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T क्या होगा बेटा? भाई अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज, देन वॉल्यूम विल बिकम V डैश विच इज V प्लस डेल्टा V बनेगा। चेंज इन वॉल्यूम जो होता है, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं भाई, इट इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T। तो ये पता चला कि भाई फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 प्लस V टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा T। क्या ये बात समझ आ रही है? दिस इज द फाइनल वॉल्यूम एट टेम्परेचर दिस। मैं वॉल्यूम की बात क्यों कर रहा हूं, जबकि हेडिंग मैंने क्या लगवाई है? हेडिंग क्या लिखवाई है आपको? डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज क्या होगा? वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? तो अगर किसी T टेम्परेचर पे डेंसिटी ये है, T प्लस डेल्टा T पर डेंसिटी ये हो गई, तो अपने को यही तो चाहिए ना कि ये क्या है, इसका क्या इफेक्ट है। तो आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को अगेन डिवाइड, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। जैसे डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम रो डैश बाई रो इक्वल टू, बोलो क्या होगा भाई? ये तो नीचे जाएगा और ये ऊपर, सो V बाई V डैश बनेगा। और V डैश कितना है? V टाइम्स V से V कैंसिल। तो यहां से अपने को ये पता चलेगा कि भाई जो रो डैश है दैट इज इक्वल टू रो टाइम्स, ध्यान से देखिएगा,
रो टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर माइनस, बोलो यार, लिख सकते हैं। ये जो गामा होता है कोफिशिएंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है, इसकी स्मॉल होती है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से ये पूरा टर्म बहुत स्मॉल है। 1 प्लस स्मॉल टर्म की पावर n, इसमें हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी मच लेस देन 1, लिख सकते हैं। तो पावर में अगर -1 है तो बेटा डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो टाइम्स 1 माइनस गामा डेल्टा टी। क्लियर एकदम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। क्लियर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी भाई। हटा दें इसको, सबको समझ आ गया। हटा दें। अगला कॉन्सेप्ट है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सब लोग हेडिंग लिख लीजिए, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। किसी को पता है इसके बारे में ये क्या है? एनी आइडिया? नहीं। ऊपर वाले ने, क्योंकि फिजिक्स ये मानता है इस बात को कि फिजिक्स है क्या, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को किसने बनाया? ऊपर वाले ने। ठीक, हम क्योंकि नहीं पता किसने बनाया तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सब भगवान ने बनाया। वाटर बॉडी जितनी है वो सब ऊपर वाले ने बनाई, वरना सोचो इतना सारा वाटर अर्थ पे कहाँ से आया। और अर्थ खुद एक स्फीयर जो कि खुद किसी के अबाउट घूम रहा है, घूमती हुई बॉडी में वाटर ऐसे ही है और वो वाटर गिर नहीं रहा नीचे। सोचिए भाई, अर्थ क्या है, एक गोला है भाई, गोले में इधर भी पानी है इधर भी पानी है, तो इधर का पानी नीचे काहे नहीं आ जाता है, गिर जाना चाहिए। लेकिन वो पूरा सिस्टम सब ऊपर वाले ने बहुत सिस्टमेटिक बनाया है। इसी वजह से उन्होंने वाटर को भी एक बहुत खास प्रॉपर्टी दी। वो खास प्रॉपर्टी ये है, किसी भी लिक्विड को आप देखोगे अदर देन वाटर, तो उसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। सिर्फ वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है भाई? 0। यहाँ टेम्परेचर है 4, इसके बाद बढ़ेगा। कहने का मतलब वाटर में एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी ऊपर वाले ने दिया कि जब जब वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ाना शुरू करोगे फ्रॉम 0,
तो पहले वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ेगा, जैसे किसी भी लिक्विड का होता है। बाकी कोई भी लिक्विड आप उठा लीजिए, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम कब होता है, 4 डिग्री पर। सेम यही अगर ग्राफ हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बेटा बनाए, तब जहां पर वॉल्यूम मिनिमम, बोलो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, वहां डेंसिटी। तो यही ग्राफ ऐसा हो जाता है कि 4 डिग्री पर इसका जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट हो जाता है, यहाँ पे डेंसिटी मैक्स हो जाती है, जबकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसका वो मिनिमम हो जाता है। अब बात है कि सर ऐसा क्या जरूरत थी, वाटर में ऐसा करने का क्या रिक्वायरमेंट। भाई ऊपर वाले को सबसे पहले अगर हम लोग देखें अपने लोग के यहाँ पर, जो हम लोग का धर्म जो मानता है कि सबसे पहले जो जीव आए थे वो किस में आए थे, लिविंग बॉडी जो है किस में आए थे, वाटर में। सबसे पहले एक्वेटिक, अगर आप देखेंगे ये अपने ग्रंथों में भी है, पता नहीं कौन कौन से अवतार माने गए हैं अपनों को, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट उसमें भी है कि सबसे पहले मत्स्य अवतार था, पता है, मछली। तो ये इंडियन जो हम लोग के ग्रंथ हैं वो भी इस बात को मानते हैं, और जो फॉरेन लोगों ने जिन्होंने रिसर्च किया उन्होंने भी इस बात को निकाला कि सबसे पहले जो लाइफ पाई गई वो वाटर में पाई गई, फिशेस में देखा गया, डिफरेंट टाइप की फिशेस थी। फिर ऐसे जानवर बने जो वाटर और अर्थ दोनों पे रहते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ, फिर ऐसे प्राणी बने जो अर्थ पे रह सकते थे, फिर ऐसे बने जो जानवर से धीरे धीरे इंसान में, वन मानुष्य में कन्वर्ट होने लगे, फिर धीरे धीरे इंसान यानी कि हम लोग का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाले को ये सिस्टम मेंटेन करना था कि लाइफ जो है वो पानी में भी पॉसिबल हो, क्योंकि पहला तो जीवन उसने पानी में ही दिया था, और उसको ऐसा भी बनाना था कि अर्थ पे भी पॉसिबल हो। बात समझ रहे हैं। अब पानी में कैसे लाइफ पॉसिबल हो भाई, अगर जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक की आप बात करिए, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, वहाँ तो बेटा पूरा जम जाएगा, और जब पूरा पानी जम जाएगा तो फिर मछलियाँ कहाँ रहेंगी, जम जाएगी, उसे मर जाएगी, खत्म। इस वजह से ऊपर वाले ने सिस्टम ऐसा भी, तो बर्फ टॉप लेयर पे क्यों, क्योंकि बर्फ जमने का कारण क्या है, टेम्परेचर में डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर जो है वो वाटर से ऊपर है। बोलो यार, वाटर नीचे है जबकि एटमॉस्फेयर ऊपर है, इसका मतलब जो ठंडक जाने वाली है वो किधर से जाएगी, ऊपर से जाएगी। तो ऊपर वाले ने इतना दिमाग लगाया कि यार वाटर ही एक ऐसी बॉडी है जो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा दे रहे हैं, मोर देन 70। वाटर को ये खास प्रॉपर्टी दिया कि भाई वाटर को क्योंकि ठंडक मिलने वाली है ऊपर से, तो सबसे पहले जो बेटा टेम्परेचर में डिक्रीज होगा वो किस वाटर पे होगा, टॉप लेयर पे। तो उन्होंने कहा इसको फ्रीज हो जाने दो, टॉप लेयर का जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे टॉप लेयर का फ्रीज होगा, मतलब क्या कि आप टेम्परेचर जब कम करेंगे, भाई फ्रीज होने का मतलब क्या, टेम्परेचर कम करेंगे, उस कंडीशन में यहां पे देखिए, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा भाई, 0 से 4 की तरफ बढ़ोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और जब वापस आओगे 4 से उधर आओगे तो डेंसिटी घटेगी। डेंसिटी घटने का मतलब वो वाटर किधर, ऊपर, ऊपर होगा। वाले ने सिस्टम ऐसा बना कि जब आप मतलब ठंडक बढ़ेगी तो टॉप लेयर फ्रीज होगी, लेकिन नीचे की लेयर कभी फ्रीज नहीं होगी, चाहे जितनी ठंडी हो जाए नीचे की लेयर फ्रीज ही नहीं होगी। ऊपर से आप नीचे की कम टेम्परेचर कहाँ है, ऊपर हवा में, फिर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा कहाँ है, वाटर के टॉप लेयर पे, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और नीचे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, या 4 डिग्री पे ही हम बात कर लें, 4 डिग्री पे जो डेंसिटी है वो कैसी है, मैक्सिमम। तो 4 डिग्री वाला जो पानी होगा उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, इसलिए वो वाटर कहाँ होगा भाई, डेंसिटी ज्यादा वो वाटर नीचे। तो इसका मतलब
कि ऊपर भले पूरा पानी फ्रीज हो जाए लेकिन नीचे वाला जो है वो वाटर फॉर्म में ही रहेगा, ताकि वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल हो पाए। समझ आ रही बात? ये आप लोगों ने एंटरटेनमेंट मूवी में देखा होगा, वो कुत्ता बर्फ़ के अंदर, ऊपर बर्फ़ होती है लेकिन नीचे पानी होता है, उसमें गिर जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? तो कहने का मतलब क्या है, टॉप लेयर फ्रीज होगी लेकिन जो नीचे का जो है वहाँ पे वाटर रहेगा, और ये खास प्रॉपर्टी ऊपर वाले ने दी है। आई हैव नो रीज़न कि वाटर को ही क्यों दिया, किसी तेल को क्यों नहीं दे दिया, किसी और पेट्रोल को क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर रखना था, इसलिए उसने ये सिस्टम ऐसा बनाया कि वाटर को ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे दो। बात समझ आ रही है? क्योंकि वाटर हम लोग के लिए भी इसेंशियल है और हर टाइप की लाइफ के लिए वाटर इज एसेंशियल। तो वाटर में ये बेटे खास प्रॉपर्टी है कि वाटर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे 0 से 4 में जो इसका के बाद लगातार बढ़ेगा। समझ आई बात? ये आप कहा जाता है कि इन प्रिजर्वेटिंग द एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, जब बहुत ठंडा वेदर होता है तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को कैसे बचाते हैं, तो उसको आप कैसे बताओगे? एनोमलस एक्सपेंशन से बताओगे कि वाटर की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री पर उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक इसी तरीके से और अगला इसी में 1 नंबर का क्वेश्चन रखा गया कि वाटर पाइपलाइंस नर्व्स ऑफ द प्लांट्स रॉक्स बर्स्ट ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड नाइट। बर्स्ट का मतलब फट जाना, तो पाइप वगैरह बहुत ठंडी जब होती है तो पाइप फट जाती है, तो उसका रीज़न वही है। बहुत ठंडा होने का मतलब क्या है कि जो वहाँ का वाटर होगा वो फ्रीज होएगा। जब वो फ्रीज होएगा तो क्या होगा? बात समझ आ रही है? तो उन सब चीज़ों की वजह से जब फ्रीज होना शुरू करेगा ना, इधर कम टेम्परेचर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो पाइप है वो पाइप फट जाएगी। ठीक, प्लांट के जो नर्व्स होते हैं वो भी फट जाते हैं। नर्व समझते हैं ना प्लांट्स में, जो उसमें वेन्स होते होंगे जिसमें वो नेसेसरी जो मटेरियल फ्लो कराते होंगे इधर उधर, तो वो भी फट जाते होंगे क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो फ्रीज होने लगता होगा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ग्राफ जल्दी से बनाओ भाई, ग्राफ बना लिया? नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब धीरे धीरे वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्मोडायनेमिक्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हटा दें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कभी? देखिए, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू एनी बॉडी, कोई बॉडी है उसको अगर जो भी हम लोग अमाउंट ऑफ हीट देते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई बॉडी जितनी ज़्यादा है, चावल जितना ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा अगर आप पकाना चाहते हैं तो। ठीक, सिमिलरली अमाउंट ऑफ द हीट गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। भाई जितना टेम्परेचर चेंज चाहिए उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। बात समझ आई? इन्हीं दोनों चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं तो Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी टाइम नहीं है, ये डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है। चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटेगा तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा C। तो फॉर्मूला क्या बना? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये C कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कोई डिफाइन करने को बोले तो क्या लिखोगे? C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा टी। मतलब अगर मास 1 kg हो जाए, इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर एकदम?
जल्दी से डेफिनेशन लिखिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through unit degree temperature, ठीक है। तो ये क्या है? इट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। भाई 1 केल्विन रेज करो या 1 डिग्री सेल्सियस रेज करो, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई डाउट इसमें? अब इसी को अगर हम लोग किसी गैस के बारे में बात करें, भाई ये तो सॉलिड लिक्विड की बात हो गई, गैस के बारे में बात करेंगे तो आपको भी पता है कि वहाँ प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है। तो वहाँ पर इसी सी को हम दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे भाई, एक हो गया Cp और एक हो गया Cv। Cp का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सब कुछ सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज Cp। समझ आ रहा है? अमाउंट ऑफ द हीट required to raise the temperature of 1 kg of gas by 1 degree Celsius at constant volume is called Cv। समझ आ रहा है? क्लियर एकदम? 1 kg गैस की बात कर रहे हैं तो भाई Cp Cv। 1 मोल गैस की बात कर दें तो तब मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाएगी। समझ आ रहा है? ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी में बस एक वर्ड और जोड़ दें, क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यही सारी बात किसके लिए हो जाएगी? और 1 मोल। कुछ समझ आ रहा है? ठीक। तो इतनी चीजें आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। 2 चीज लिखनी है, एक Cp, एक Cv और एक मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। बोलो यार, कर लोगे? ठीक, इतनी चीज आप कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंपल मतलब यही था कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम राइज करना चाहते हैं, तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग बोल रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके लिए जो फॉर्मूला था अपने पास, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, जहाँ पर m उस सब्सटेंस का मास है, C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये Q यानी कि अमाउंट ऑफ हीट आ गया। ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है कैलोरीमीट्री। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री बेटा एक प्रिंसिपल है जिसका सिंपल सा मतलब यही है, हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। अगर 2 बॉडीज हैं, एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो उसकी वजह से जो हीट, हॉट की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगी वही हीट ट्रांसफर होगी किसमें? कोल्ड में। ठीक। तो जैसे कैलोरीमीट्री का मतलब क्या होता है कि ये पूरा एक सिस्टम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैलोरीमीटर। क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर। इसमें जैसे मान लीजिए आपने कोई लिक्विड यानी कि मान लो वाटर भरा, वो वाटर मान लीजिए हॉट वाटर है और इस हॉट वाटर में आपने कुछ आइस के क्यूब्स डाल दिए। ठीक है। ये जो आइस क्यूब्स आप इसमें डाल रहे हैं,
ऑब्वियस है, ये कैसी बॉडी है? कोल्ड बॉडी है, ठीक। तो आप इसको कोल्ड, वैसे कोल्ड लिखने का कोई मतलब नहीं है, आइस क्यूब है तो कोल्ड ही होगा, पता है सबको। लेकिन अगर ये आइस क्यूब आपने इसमें रखा, मतलब कुल मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। अगर आप इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। और ये जिस कंटेनर में हो रहा है या जिस डिवाइस में हो रहा है, उस डिवाइस का नाम क्या है? कैलोरीमीटर। और कैलोरीमेट्री जो है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि भाई हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। बात समझ आ रही है? इसमें हम लोग बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जितना एनर्जी एक बॉडी ने दिया उतना ही एनर्जी दूसरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से, हेडिंग डालिए। कैलोरीमेट्री हेडिंग डालिए बेटा, इसमें लिखिए हीट लॉस्ट बाय द hot body, heat lost by the hot body will be equal to heat gained by the cold body. Heat gained by the cold body. ठीक है। इस पर बेस यार, ये थ्योरी में आपसे पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन इस पर बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत पूछे आते हैं आपसे, ठीक है। तो उस पर बेस न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें है थर्मल कैपेसिटी का, ये भी हेडिंग डाल लीजिए, थर्मल कैपेसिटी। जैसे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था, इसमें ये जो C था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। और अगर इस मास और C का प्रोडक्ट ले लें, Q बाई डेल्टा टी जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। अगर थर्मल कैपेसिटी का आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो वो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। भाई अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर। लेकिन जब हम C का डेफिनेशन लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। वहां पे मास को भी कितना? 1 kg। यहां पर क्या है कि मास का मतलब नहीं, क्योंकि मास इसके साथ ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। इस m इंटू सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। तो हेडिंग डालिए थर्मल कैपेसिटी, लिखिए इज डिफाइंड एज amount of heat, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, m इंटू सी, इसको ही हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी।
आप लोगों ने अभी तक देखो क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग ये जान गए हैं कि अगर कोई दो बॉडीज, इसमें हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो कांटेक्ट में लाओगे तो हॉट बॉडी हीट देगी, कोल्ड बॉडी उसी हीट को एक्सेप्ट करेगी। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये वर्ड मैंने यूज किया था पहले, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब फिलहाल अगली एक लास्ट चीज आप इसमें और देखने वाले, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ टेम्परेचर राइज की बात की है, डेल्टा टी की बात की है। अब हम लोग चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे कि कोई सॉलिड बॉडी लिक्विड में जाएगी या लिक्विड गैस में जाएगी। तो हेडिंग क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। जैसे हमारे पास मान लो -5 डिग्री सेल्सियस की आइस है। जब आप इस आइस को हीट करना शुरू करेंगे तो क्या ये आइस सीधे सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाती है? पहले आइस किस में जाएगी? वाटर में। वाटर से फिर क्या बनेगा? वेपर। लेकिन उसके बीच में भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को देखिए। -5 डिग्री सेल्सियस का आइस है, आपने हीट किया तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। और ज़्यादा आप हीट करेंगे तब ये जाके कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। फिर और ज़्यादा आप हीट करेंगे तब ये कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम या वेपर में। ठीक। और ज़्यादा आप हीट करते चले जाएंगे तो अब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, उसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे अब टेम्परेचर का कोई डेफिनेट नहीं है। 400, 500, 600, 1000, 1200, जो भी टेम्परेचर, जितना भी आप हीट देंगे उतना टेम्परेचर हो जाएगा। इसको हम लोग सुपर हीटेड। इसके बारे में आप लोग बीटेक में थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर क्या, पूरी किताब है, एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, आगे आप डिटेल पढ़ें तो वहाँ पे सुपर हीटेड की बात होगी। फिलहाल देखो ये प्रोसीजर होता है, मतलब आइस जो है वो सीधे सीधे वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या है? -5 से 0 में गया है तो बोलो देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो यार। तो यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड है उस हीट का फॉर्मूला है बेटा mc डेल्टा टी। क्या पढ़ चुके हैं? बट यहाँ पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है। पहले भी 0 डिग्री पे था, बोलो अभी भी 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पर कोई दूसरे टाइप की हीट चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? तो ये चेंज ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हीट है वो कौन सी है? लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या है? हिडन। तो ये जो हीट है वो हिडन है। हिडन का मतलब आपको टेम्परेचर में कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका स्टेट चेंज होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा। सॉलिड जो है लिक्विड में जाएगा, लिक्विड जो है गैस में जाएगा, या गैस लिक्विड में आएगी, लिक्विड सॉलिड में जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक। सो देयर विल बी चेंज ऑफ स्टेट। और उस कंडीशन में जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू ml। वहां पर Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी होता था, यहाँ पर क्या है? Q इज इक्वल टू ml। क्योंकि यहाँ पर जो हीट रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उसके मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई Q प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या है? m है। इसको अगर लॉ के फॉर्म में लिखें तो इट इज लाइक दिस, Q प्रोपोर्शनल टू m। जितना ज़्यादा आइस होगा उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो बनेगा Q इज इक्वल टू m इंटू एल। ये L कहलाता है लेटेंट हीट। ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे मान लो सॉलिड जा रहा है लिक्विड में, या लिक्विड जा रहा है वेपर में। तो अगर लिक्विड वेपर में जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ रही है कुछ? बोलो यार।
सॉलिड लिक्विड में जा रहा है बेटा या लिक्विड सॉलिड में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो कहने का मतलब ये Q इज इक्वल टू ml अपने पास फार्मूला है। लेटेंट हीट के कितने टाइप हो गए, दो, कौन कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात समझ में आई। यूनिट अगर कोई आपसे पूछे लेटेंट हीट की तो क्या बताएंगे, Q इज इक्वल टू ml है तो L का यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी, कैलोरी पर केजी। समझ आ रही बात भाई, एनर्जी का यूनिट डिवाइडेड बाय मास का यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, जीरो का आइस जीरो के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो हीट चाहिए वो कौन सी है भाई, कौन सी है, Q इज इक्वल टू ml, वो भी कौन सी, आइस वाटर में जा रहा है तो क्या है ये, आइस वाटर में जा रहा है, फ्यूजन है या वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन तो नहीं है ना यार, ये तो क्लियर है। तो क्या है ये, फ्यूजन। जीरो का वाटर 100 के वाटर में जा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे फिर से 100 का वाटर 100 की स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो अगेन जो हीट है वो कौन सी है, लेटेंट हीट, लेकिन इस बार वेपोराइजेशन। और यहाँ पे फिर से बेटा कौन सी हीट चाहिए, mc डेल्टा T। समझ आ रही बात। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई -5 डिग्री सेल्सियस का आइस है, उसको 100 डिग्री के वेपर बनाने में कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो आप क्या बोलेंगे, Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। 100 की स्टीम तक क्वेश्चन था, 500 की स्टीम है तो आगे वाला भी ऐड कर लेंगे। समझ आई बात, कोई डाउट इसमें। तो लेटेंट हीट के कितने टाइप हो गए, दो, लिख लीजिए। लेटेंट हीट हेडिंग आपने डाला होगा, Q प्रोपोर्शनल टू M, Q इज इक्वल टू ml, ये सब लिख लीजिए। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है, तो उसमें इतना ही रखते हैं।